तो फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 20 जो एल्बम है उसे हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले हम चैप्टर से गो थ्रू करेंगे। अगर आपको लेखक परिचय चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से लेखक परिचय लिख सकते हैं। पहले मैं आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में बता दे रहा हूँ। एक कैरेक्टर है पंडित सादीराम और दूसरा कैरेक्टर है लाला सदानंद। तो ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं ये इस चैप्टर में काम करने वाले हैं। तो पंडित सादीराम ने लाला सदानंद से कुछ पैसे उधार लिए थे एंड उनको ये बोझ लग रहा था कि मैं इन पैसों को कैसे दे दूँ, और लाला सदानंद को ये पैसे वापस लेने नहीं थे क्योंकि वो उनके घर की परिस्थिति जानते थे। इसीलिए ना पंडित सादीराम देना चाहते थे पर उनके पास उतने पैसे इकट्ठे हो नहीं पाते थे। बट लाला सदानंद जो थे वो अपना पैसा लेना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि मेरा पैसा नहीं मिलेगा तो भी कुछ नहीं, और उन्होंने एक भी बार तगादा भी नहीं किया। तो इस चैप्टर में हम डीपली पढ़ेंगे कि इसका क्या हल हुआ, लास्ट में क्या हुआ, सब कुछ। तो डीपली लास्ट तक हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। पंडित सादीराम एक गरीब परिवार से थे बट उनका दिल बहुत ही अच्छा था। वो सोचते थे कि क्या यह ऋण कभी उतरेगा ही नहीं, क्या ये उधार कभी नहीं उतरेगा। ऐसा जब भी वो उन्हें पैसे देने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करते थे तब कुछ ना कुछ ज़रूरत आने की वजह से वो पैसे खर्च हो जाते थे। अब वो पैसे खर्च हो जाते थे तो उनके जो सीने पे ऐसे बर्छियाँ चलती थी कि मैं उनका पैसा क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, और उन्हें देने की बहुत जल्दी थी, उतावल थी। ओके, इसी तरह कई साल बीत गए और पंडित सादीराम ने पैसा इकट्ठा करके टोटल 80 रुपये जमा किए थे, और उसी में वो जो 80 रुपये उन्होंने जमा किया था वो दवाइयों में खर्चा हो गया। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि अब 80 रुपये जमा हो गए हैं तो 500 रुपये हमें देने हैं, तो मैं लाला सदानंद को कुछ पैसे और जोड़कर 500 रुपये दे दूँगा। अभी फ़िलहाल 80 रुपये हुआ है। लेकिन वो 80 रुपये वापस से जब खर्च हो जाते हैं तो वो बहुत उदास होते हैं कि ये पैसे, मुझे लगता है कि ये पैसे कभी मैं नहीं लौटा पाऊँगा। लेकिन एक तरफ लाला सदानंद वो चाहते थे कि मैं इनसे पैसे लूँ ही ना। वो ऐसा सोचते थे कि मैंने इन्हें पैसा दिया ही नहीं और पंडित सादीराम को मेरा पैसा नहीं देना चाहिए, वो क्योंकि वो उनकी गरीबी से अच्छी तरह उनकी गरीबी जानते थे, सो दैट वो उनका पैसा वापस नहीं लेना चाहते थे। लेकिन इस बात से वो इतना डरते थे कि मानो उन्हें ही पैसा देना हो, पंडित सादीराम को। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी पैसे का तगादा नहीं किया क्योंकि उन्हें पैसे का कोई मोह ही नहीं था। और पंडित सादीराम क्या सोचते थे कि लाला सदानंद एक भले मानस है, मुझे उनकी भलेपन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उन्हें पैसा वापस दे देना चाहिए, जबकि वो अपनी रकम कभी मांग भी नहीं रहे थे, इतने अच्छे आदमी थे। वो कहते थे कि लाला सदानंद कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। उन्हें वो पैसे देने की बहुत ही जल्दी थी कि कैसे भी मेरे सर से ये बोझ उतर जाए। एक दिन क्या हुआ, लाला सदानंद पंडित सादीराम के घर गए और वहाँ पे उन्हें कुछ पत्रिकाएं दिखी, मतलब न्यूज़पेपर्स दिखे। तो वो न्यूज़पेपर्स उनके भाई को पढ़ने का बहुत शौक़ था और वहाँ पे ऐसे ही रखी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि ये पत्रिकाएं कैसी हैं। तो पंडित सादीराम ने कहा कि ये पुरानी पत्रिकाएं हैं, ये मेरे भाई को पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है, कीड़े पड़ रहे हैं इसमें। तो लाला सदानंद ने कहा कि इन्हें आप रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। तो पंडित सादीराम ने उनका उत्तर देते हुए कहा कि ये पत्रिकाएं मैं इसलिए नहीं बेच रहा हूँ क्योंकि जब भी बच्चे रोते हैं कभी तो मैं इन्हें कुछ उसमें से कुछ चित्र काट कर दे देता हूँ जिससे कि वो देखकर शांत हो जाते हैं। तो लाला सदानंद ने कहा कि ज़रा मुझे भी तो दिखाइए कैसे चित्र हैं ये। तब पंडित सादीराम ने उनमें से कुछ पत्रिकाएं दिखाई, उनमें से एक अच्छे चित्र थे। तो लाला सदानंद ने उन्हें एक राय दिया
कि आप इसका जो अच्छे पत्रिकाएं हैं, अच्छे चित्र हैं इनमें से, उसे काटकर एक एल्बम बना दीजिए और उसे आप एक एडवर्टीज़मेंट उसका दीजिए, जिससे कि जिसको इसकी ज़रूरत होगी वो इसे ख़रीद लेगा। उन्होंने कहा कि अगर ये किसी को पसंद आ जाएंगे तो 1000-2000 आराम से आपको मिल जाएगा। लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को कहा कि आप एक काम कीजिए, आज इन पत्रिकाओं के अच्छे अच्छे चित्र का एल्बम बना डालिए। और उन्होंने अच्छे अच्छे चित्रों का एल्बम बना दिया और पंडित शादीराम को हर एक चित्र में 10-10 के नोट दिखने लगे। ऐसा लगता था कि वो चित्र, हर एक चित्र 10-10 के नोट हों, ऐसे पंडित शादीराम। लेकिन जब उन्होंने बनाया था तब उन्हें इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट जब 200 चित्र तैयार हो गए तब उन्हें 10-10 के नोट उनमें से दिखने लगे। जबकि अभी सफलता कोसों दूर थी, लेकिन उसके पास बच्चों को जाने भी नहीं देते थे, उस एल्बम के पास, उस चित्रों के पास बच्चों को जाने भी नहीं देते थे। उसके बाद उन्होंने अखबार में इश्तिहार डलवाया कि मेरे पास ऐसा चित्र का एक एल्बम है, आपको अगर किसी को भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। और चित्र देने के बाद लाला सदानंद और पंडित शादीराम बहुत ही खुश हो गए। अब पंडित शादीराम उस इश्तिहार का आने का इंतज़ार करने लगे। सुबह ढलती शाम आती, सुबह ढलती शाम आती। रोज़ का यही था कि वो किसी ना किसी बहाने पोस्ट ऑफिस जाके देख ही लेते थे कि कोई पत्र आया है क्या उसे ख़रीदने के लिए। हालांकि 1 महीना बीत गया और कोई पत्र नहीं आया। तब पंडित शादीराम निराश हो गए और उन्होंने कहा कि शायद अब ये पत्रिकाएं कोई नहीं खरीदेगा। फिर भी पंडित शादीराम ने कभी अपनी आशा नहीं तोड़ी और आप यूँ कह सकते हैं कि आशा ने पंडित शादीराम को नहीं छोड़ा कभी, और वो आस लगाए बैठे थे कि कभी ना कभी कोई लेटर आ जाएगा इसे खरीदने के लिए। उसके बाद एक दिन पंडित शादीराम का भाग्य जाग उठा। उन्हें एक मारवाड़ी सेठ का पत्र आया कि आप ये एल्बम भेज दीजिए, अगर हमें पसंद आया तो हम ख़रीद लेंगे, अदरवाइज़ ये आपको वापस मिल जाएगा। तो पंडित शादीराम बहुत ही खुश हो गए कि शायद अब ये पत्रिका एल्बम बिक जाएंगे और मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे मैं लाला सदानंद की जो ऋण थी उसे मैं चुका पाऊँगा। और वह दौड़े दौड़े लाला सदानंद के पास पहुँचे और उनसे कहा कि 6 महीने बीत गए, आज ये एक पत्र आया है, हमें इस एल्बम को भेजना है। तो उस समय लाला सदानंद बीमार थे। उन्होंने भेज दिया एल्बम को। उसके बाद जब उनका लाला सदानंद का तबीयत ख़राब था, तब न ही पंडित शादीराम एक डॉक्टर थे, ना हकीम थे, और ना ही वो उनकी कुछ मदद कर सकते थे। लेकिन वो अपना एकमात्र कर्तव्य यही समझते थे कि एक माला लेकर वो हमेशा फेरते रहते थे कि वो ऐसा सोचते थे कि ये दवाइयों से अच्छा दुआएं हैं। पंडित शादीराम उन्हें भागवत गीता भी कभी कभी सुना दिया करते थे। जब पंडित शादीराम लाला सदानंद को गीता सुना रहे थे, उस समय लाला सदानंद कुछ देर के लिए बेसुध हो गए, मतलब सो गए। जब वो उन्हें गीता सुना रहे थे तब उन्हें लगा कि वहाँ पे नीचे कहीं कुछ छुपता हुआ कोई चीज़ है। जब उन्होंने देखा तकिए के नीचे, तो वहाँ पे उनका जो एल्बम तैयार किया हुआ था वो था, और वो यह जान गए थे कि किसी और ने नहीं, लाला सदानंद ने ही एल्बम को ख़रीदा है। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत ही प्रसन्न थे कि मैंने उन पैसों से लाला सदानंद का जो ऋण था, जो उधार था, उसे चुका दिया है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये जो पैसे मैंने उन्हें दिए हैं वो उनके ही पैसे हैं और उन्होंने ही ये किताब ख़रीदा है, तो उन्हें अंदर से और दुख हो गया और वो ऐसा सोचने लगे कि जो मुझे पैसा लौटाना था वो डबल हो गया, अभी मुझे डबल लौटाना होगा। फिर से पंडित शादीराम ऐसा सोचने लगे कि शायद ये ऋण मेरे सिर से कभी नहीं उतरेगा। और लाला सदानंद ने उन्हें एक बहाना बोला कि ये मैंने उस मारवाड़ी सेठ से मंगवा लिया है अपने पास। लेकिन पंडित शादीराम ये जानते थे कि लाला सदानंद उनका दिल रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं।
और इसी वजह से वो काफ़ी निराश हो गए थे। उसी दिन से पंडित शादीराम लाला सदानंद को और ऊंचा और सम्मानित समझने लगे। उनमें ये कहने की भी हिम्मत नहीं थी कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, और चुपचाप वहाँ बैठे माला को फेरने लगी। और यहाँ पे ही ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो शॉर्ट स्पैन के टाइम में, छोटे से टाइम में ये चैप्टर मैंने आपको समझाया। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए। और अगर आपको इसका लेखक परिचय चाहिए, जो कि सुदर्शन शायद लेखक का नाम है,